नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हम लोग कल पांडु रोग पे बात कर रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने केवल और केवल हेतुओं पे बात किया था। आज हम लक्षण पे बात करेंगे और उसके बाद में हम चिकित्सा पे भी बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। एक तो पांडु रोग हुआ है वह क्लिनिकली पहचानने भी आना चाहिए। ब्लड टेस्ट करके जब पेशेंट आते हैं एचबी लेवल कम है वो भी अच्छे से समझ आना चाहिए कि आरबीसी का मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस हो गया है, क्यों है, किस टाइप का एनीमिया है, वो समझ भी आना चाहिए। और आयुर्वेद के हिसाब से जो है वातज पित्तज कफज ये जो है सन्निपातज मृत भक्षण जन्य पांडु यह भी अच्छे से डायग्नोसिस होना चाहिए। जितना हमारा डायग्नोसिस परफेक्ट होता है उतना हमें चिकित्सा करने का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पता चलता है। चिकित्सा क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्या चिकित्सा करना है तो हम फिर ऐसे कोई भी उल्टा पुल्टा दवाई देते हैं। तो जब ये पांडु रोग होता है तो जो भी कारण बताएं कि पित्तवर्धक कारण होते हैं या कोई बीमारियां होती हैं जैसे अस्त्रिक प्रदर वगैरह होता है, अर्श होता है या जठराग्नि मंद होता है। ये सबसे क्या होता है कि शरीर में अग्नि मंद होता है। सबसे पहले अग्नि मंद होता है, पित्त की वृद्धि होती है और शरीर में आम जो है वो आम मतलब अपक्व अन्न है। अपक्व अन्न रस जो है वो तैयार होता है। आम की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है और इसका इफेक्ट डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो जठर पे पड़ता है। और सूक्ष्म आमरस जो है वो पूरे ब्लड में सर्कुलेशन में आ जाता है। सूक्ष्म आमरस जब जाएगा रसवस स्रोतस रक्तवस स्रोतस में सब जगह ब्लॉक करेगा तो उसका ये फर्क पड़ता है कि धात्वग्नि लेवल पे रस की अग्नि रक्त की अग्नि सारे धातुओं की अग्नि मंद पड़ती है, खासकर रस और रक्त की अग्नि। और जब रस धातु अग्नि जब मंद पड़ जाती है तो उत्तर जो धातु है जो रक्त है उसका क्षय होने लगता है। तो इसमें और रस धातु का कार्य क्या है, प्रीणन कार्य मतलब नरिशमेंट करना नेक्स्ट धातु का, तो वो हो नहीं पाता है। तो इसके वजह से सिम्टम्स आते हैं जैसे आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है कि फटीग एंड लो एनर्जी क्योंकि प्रेरणन कार्य नहीं हो रहा है। रक्त को हार्ट को जो चाहिए रस और रक्त वो नहीं मिल रहा है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है क्योंकि वो भूख से तड़पने लगता है। हार्ट हार्ट रेट बढ़ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है क्योंकि खून नहीं मिल रहा है। जहां जहां रस और रक्त चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तकलीफ बढ़ जाती है। तो एक तरह से देखें तो साम अवस्था जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम लोग देखें कि रस की अग्नि जो है उसका मंदता हो जाता है तो जो सार भाग है वह भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। मल भाग ज्यादा बनेगा और क्योंकि अग्नि विकृत है तो मल भाग ज्यादा बनेगा और सार भाग कम बनेगा। रस धातु का जो मल है वह एक तरह से कफ होता है। रस धातु का मल भाग जो है वो मल रूप कफ होता है। तो मल रूप कफ जो है वह भी शरीर में सब जगह होने लगेगा।
और वो जो कफ है वह त्वचा में और मांस में जाके बैठ जाएगा। तो साम कंडीशन रहेगा, तो उसके वजह से मलरूप कफ जो है वो सर्कुलेशन में आएगा, और वह जो शरीर में हीम बन रहा है, हीमोग्लोबिन का हीम बन रहा है, वह अच्छे से नहीं बन पाएगा। उसका प्रोडक्शन जो है उसको रोक देगा, क्योंकि कफ जो है वह क्या रोकने का काम करता है, संघात का काम करता है, रोक देगा। और रक्त की धात्वग्नि मंदता फिर होने लगेगी, तो शरीर में पांडुता आएगा, क्योंकि खून नहीं मिल रहा है पूरे चेहरे पे, पूरे बॉडी में। तो शरीर जो रहता है वो बहुत पांडु रंग का हो जाएगा, और डेफिशिएंसी ऑफ एरिथ्रोपेरोसिस ऐसा बोलते हैं। तो अब ये, और दूसरा अगर हम पंच महाभूत की अग्नि देखें और सूक्ष्म लेवल से जाए, तो तेजो महाभूत की अग्नि जो है वह भी बहुत विकृत हो जाती है, तो शरीर में बहुत ज्यादा मतलब आम की उत्पत्ति सूक्ष्म लेवल पे भी हो जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन बनना है या इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, वो भी नहीं बन पाते हैं। और इसीलिए इसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, या आयुर्वेद के हिसाब से अनुलोम क्षय ऐसा बोलते हैं। अनुलोम क्षय की वजह से पांडु रोग हुआ है, रस नहीं बन रहा है, अच्छा रक्त नहीं बन रहा है, तो ये क्षयात्मक संप्राप्ति होके ये पांडु रोग हो गया है। दूसरा क्या है कि धातु क्षय होता है और शोष जैसे कंडीशन होते हैं, तो शरीर में मॉडर्न के हिसाब से प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है। तो जो इरिथ्रोसाइट और ग्लोबुलिन फैक्टर हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन शब्द है वो प्रोटीन होता है, वो भी अच्छे से नहीं होगा, इरिथ्रोसाइट नहीं बन पाएंगे। तो मैं थोड़ा मॉडर्न की भाषा से बता रहा हूँ। तो इसके जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो रक्त धातु जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, और उसका एब्सॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं होगा। तो जब रक्त कम होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। इस तरह से यह शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऐसे होगा, क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन जितना चाहिए, और ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, तो ये जो अपना हीमोग्लोबिन है वही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है शरीर में। दूसरा है कि जब ब्लीडिंग कंडीशन होती है, जैसे रक्तजर्श होता है, या फिर रक्त प्रदर होता है, ब्लीडिंग इंजुरीज होती हैं, या पोस्टपार्टल हिमरेज होता है, डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा खून आ रहा है, या रक्त पित्त की कंडीशन है कि नाक से, मुंह से, गुद भाग से, योनि मार्ग से खून बहुत जा रहा है, तो उससे जो रक्त शरीर में रक्त धातु है वो पूरा ड्रेन कर देता है, पूरा निकाल देता है। इसके वजह से रक्त धातु का क्षय जो होता है और उससे पांडुत्व आता है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको इतने हैवी मेंसेज आते थे, कंटिन्यू 40 दिन 45 दिन उनको रक्त प्रदर होता था। एक बार तो उनका एचबी लेवल 4 हो गया, मरने वाली थी। लेकिन किसी डॉक्टर के पास गए, चक्कर आ रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट करके आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिए। तुरंत वो ब्लड बैंक को फोन किया गया, तुरंत उनको ब्लड चढ़ाया गया। ऐसे 5-6 यूनिट चला तब वो स्टेबल हुई। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है जब रक्त प्रदर जैसे कंडीशन होते हैं तो। दूसरा क्या है कि आजकल क्या हो गया है कि हाइजीनिक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। आप लोग को याद होगा कि पहले के जमाने में बारिश का सीजन शुरू होते ही सबको कॉलरा, फिर डायबिटीज, सॉरी, कॉलरा, उल्टी, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। आज के जमाने में लोग ना पहले से ही प्रिकॉशन लेते हैं, उतना महामारी जैसा नहीं होता है, लेकिन होता है। महानगरों में देखेंगे तो मुंबई में, दिल्ली में बाढ़ आई है, बिहार में बाढ़ आई है। वो अगर गंदा पानी लोग पी रहे हैं और हाइजीन का नॉलेज नहीं है, तो लोग बीमार पड़ते हैं। या फिर मैंने तो एक बार पनवेल स्टेशन जो है मुंबई का, नवी मुंबई का, वहां देखा कि एक लड़का जो था ना, वो ये कर रहा था, बड़ा पाव बना रहा था रेलवे स्टेशन पे। मेरी ट्रेन आने वाली थी, मुझे त्रिवेंद्रम जा रहा था, तो वो पैरों से आलू जो रहता है, बटाटा, उसको वो पीस रहा था, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका वड़ा पाव बनाया और बेचने लगे ट्रेन आने के बाद। तो मतलब कितना अनहाइजीनिक। कभी कभी जो वड़ा पाव बनाते हैं वहां पे पूरा मक्खियां लगी रहती हैं वहां पे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ अनहाइजीनिक कंडीशन। तो ये क्या हो रहा है कि आजकल जब हाइजीन पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोग में अवेयरनेस आ गया है और हेल्थ एजुकेशन हो रहा है, तो उससे एनीमिया जो है वो ठीक हो रहा है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पेट में कृमि हो रहे हैं। मतलब लोग ज्यादा मैदा वाला चीज खाते हैं, मिठाइयाँ बहुत खाते हैं, और जो मतलब ऐसी चीजें खा रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा शरीर में कृमि उत्पन्न करता है। अभिसंधि पदार्थ का सेवन ज्यादा मात्रा में हो रहा है। या फिर कैल्शियम की कमी तो होती है, कैल्शियम जो है सप्लीमेंट खिलाने के बाद भी धात्वग्नि मंद रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, मृद भक्षण खान मतलब मिट्टी खाने की बहुत इच्छा होती है, मृद भक्षण जन्य पांडु रोग होता है। दूसरा क्या है कि प्रोटीन जो है वो शरीर में बन नहीं रहा,
एलोपैथी की भाषा में देखें तो हाइपोप्रोटीनेमिया है, तो उससे जो वेन्स और कैपिलरीज है उसमें इलास्टिसिटी जो रहती है वो कम हो जाती है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पंपिंग एक्शन है, ब्लड से ब्लड तक जाना और ब्लड से पूरे बॉडी में जाना, पंपिंग एक्शन नहीं होता है क्योंकि इलास्टिसिटी कम है। अगर कोई पाइप बहुत रिजिड हो जाए तो वो फटने का डर रहता है। तो पंपिंग एक्शन कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स से शरीर के पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आने लगती है क्योंकि पंपिंग नहीं हो पा रहा है। लोग घूमते फिरते भी नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो वो पंपिंग एक्शन वीक होने की वजह से शोथ, पांडु का जो उपद्रव है, पांडु का एक लक्षण है कि स्वेलिंग आती है, पूरा पैरों में सूजन आता है, पिडिलेडिमा आता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें जो पांडु रोग है उसके लक्षण क्या बताएं तो आलस्य आता है, खून की कमी की वजह से कोई काम करने को मन नहीं करता, लेजीनेस रहता है, थकावट रहती है। शिथिलेंद्रिय मतलब दुर्बल पूरा इंद्रिय जो है अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शिथिल हो जाती है। हृदय पाल्पिटेशन होता है। फिर डिस्निया मतलब श्रम श्वास, थोड़ा भी चलेंगे ना तो सांस फूलने लगता है। फिर भ्रम होता है, डिजीनेस होता है। फिर कर्णनाद, ये टिपिकल सिम्टम है क्योंकि रस से कर्ण को तर्पण हो रहा है, प्रीणन हो रहा है। अगर वो प्रीणन कार्य नहीं होगा कान को तो वहां से वायु का प्रकोप की वजह से कर्णनाद, ये सिम्टम बताए पांडु रोग में कर्णनाद होता है या कर्ण श्वेड होता है। सर दर्द होता है क्योंकि खून नहीं मिल रहा है ब्रेन का एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, ब्रेन को डबल काम करना पड़ रहा है लेकिन खाने को नहीं दे रहे हैं, ब्लड नहीं मिल रहा है तो सर दर्द होता है, हेडेक होता है। फिर नींद नहीं आती है, रात रात भर पेशेंट जागे ही रहता है, उसको नींद ही नहीं आती, खून की कमी रहती है। इस तरह से पैरों में हाथों में उसको पेरिस्थीशिया मतलब वहां पे कुछ भी सेंसेशन नहीं हो रहता है, नमनेस रहता है। और या फिर सुप्तता रहेगी या बर्निंग होगा। पित्त का प्रकोप हुआ है तो वो शाखागत हो गया पित्त, और उसकी वजह से कर पाद दाह और सुप्तता ऐसे हो जाते हैं, हाथ पैर में जान ही नहीं है वो भी पता चलता है, और सेंसेशन लॉस होने लगता है और बर्निंग भी होता है। फिर चेहरे का जो ये स्किन का चेहरा जो है वो पेलर हो जाता है, बहुत भेक वर्ण होता है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो भी भेक वर्ण होता है। आंखों भी सफेदी आ जाती है, नाखून भी सफेद हो जाते हैं। नाखून में एनीमिक लोग को आप लोग देंगे खून की कमी की वजह से अलग तरह से सफेदी आती है। आंखें भी कुछ अजब तरह की सफेद हो जाती हैं। पैरों में सूजन आ जाती है, और अगर पैरों का सूजन नहीं ध्यान दिया पूरे शरीर में सूजन आ जाती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और पूरे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बढ़ रहा है, पूरा स्किन के नीचे पानी जमा हो जाता है। इसी तरह से नख का पारुष्य मतलब नाखून जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं और वो फटने लगते हैं, क्रैक करने लगते हैं। इसी तरह से मुंह में छाले पड़ते हैं, जीभ में छाले पड़ते हैं, और कोई भी चीज निगलने में तकलीफ होती है, और भूख ही नहीं लगती है। एनीमिक लोग को आप लोग देखिएगा अग्निमंद रहता है, खाने का मन ही नहीं करता है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, और थोड़ा भी खाए तो उल्टी जैसा फील होता है, नौशिया फील होता है। ये सारे टिपिकल सिम्टम है, मैं श्लोक की भाषा में नहीं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अब आप लोग बताइए, अनीमिया जब होता है, पांडु रोग होता है, तो क्या सिम्टम आप लोग को देखने को मिलते हैं? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी हैं, आप कृपया इस पे बोलिए कुछ। जी सर, प्रणाम। सभी को प्रणाम करता हूँ सर। ये तो बहुत ही कॉमन है आज के समय में, और चूंकि हम लोग का जो खान पान है ज़्यादा फास्ट फूड के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है, जिसके कारण माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और जब भी ये पेशेंट आते हैं तो सिम्टम्स के रूप में उनको सांस फूलना बोलते हैं कि नॉर्मली अगर सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है। और दूसरा एक जो बहुत ही कॉमन है वो देखने को मिलता है कि ऐसे तो और कई बीमारी में होता है लेकिन सूजन उनको आ जाता है। तो अगर पैर में अगर सूजन आ रहा है तो एक बार इस पे सोचना चाहिए। उनको घबराहट होती है, चक्कर आना, जैसे बैठे हुए हैं और खड़ा होने पर वो लगता है कि उनको चक्कर आ जा रहा है। और लो बीपी का भी शिकायत हो जाता है, जिनका हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया है तो उनको लो बीपी भी रहेगा। और सर दर्द हमेशा बना रहता है, अनिद्रा है। और हाथ पैर में उनको निम्न टाइप का होता है, जिसको सुकत सुक्ति बोलते हैं। तो ये सब ही चीजें तो देखने को मिलता है पेशेंट में। जी सर। बहुत बढ़िया बताए। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कंचन मैम, लक्षण बताइए। अभी हेतु पे कल बात हुआ था, लिंग लक्षण बताइए कि क्या होता है जी सर, एनीमिक पेशेंट में, क्या होता है बताइए। प्रणाम सर। इसमें ना आपने बहुत अच्छा बताया। इसमें ना अक्षिकुट शोथ भी मिलता है। बाकी बॉडी पे भी शोथ तो मिलता ही है, चेहरे पे वगैरह, हाथों पैरों में, पूरे बॉडी पे स्वेलिंग मिलती है, पर अक्षिकुट शोथ भी काफी पेशेंट में दिखता है सर।
और जैसे पैलर हम चेक करते हैं ना, आंखों आंखों मतलब एक हम आईलिड को नीचे की तरफ झुका के हम अगर अंदर देखें तो पूरा जो सफेद सफेद दिखता है सर, जैसे पिंक होना चाहिए या थोड़ा सा रेडिश होना चाहिए तो वो भी वाइटिश दिखता है। पेशेंट बिल्कुल एकदम आलस्य का कंप्लेंट पहले ही कर देता है कि नहीं मुझे बहुत आलसी लग रहा है, मुझे कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। और इनमें एक स्पेशल ऐसे सिम्टम दिखता है कि उनको भूख ही नहीं लगती है सर, और खाने जाए तो खाना खा ही नहीं सकते, मतलब जो निवाला होता है वो मुंह के मुंह में ही घूमते रहता है उनके। और कुछ चीजों में रुचि नहीं लगती उनको, खाने में भी अच्छा खाना खिलाओ तो भी वो खाने की इच्छा नहीं करती है उनको। हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, बहुत वीक लगता है और हाफ चढ़ जाती है, थोड़ा सा भी काम करे तो बिल्कुल बैठने की इच्छा हो जाती है। और जैसे उनके अगर फिंगर्स हम अगर देखें, नाखून वगैरह देखें तो वो पूरे सफेद सफेद दिखते हैं। हाथों में बिल्कुल जान नहीं है ऐसे, मतलब पेल, बिल्कुल पेल टाइप का कलर लगता है उनका। उनकी स्किन जो है ना वो काफी रूखी लगती है, और बाल भी बहुत रूखे हो जाते हैं। पूरा देखने में पेशेंट वैसे ही पहचान में आ जाता है कि इसे रक्त की कमी है करके। तो और जैसे ऐसे मतलब नरिशमेंट ही नहीं है उनके हर एक अंग को देखने के बाद ऐसे लगता है कि कुछ नहीं, एकदम सूखा हुआ पौधा कैसे दिखता है ना, अगर हम पानी डालें तो बिल्कुल हरा भरा सा दिखता है तो हमें पहचान में आ जाता है। तो वैसे ही एक आधे ह्यूमन बीइंग को अगर हम समझे कि उसमें उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो कैसे दिखेगा, तो उस टाइप का उसका फीचर्स दिखते हैं पूरे अगर देखें हम तो। जी सर। हाँ, इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मनीषा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं पांडु रोग प्रणाम के लक्षण पे? सर। मैं जी बोली। बोलिए। प्रणाम सर। जी प्रणाम बोलिए। सर। अभी तो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, आप भी बताए सर। पांडु जी रोगी देखने में जीर्ण होता है, खाने पीने में उसकी अरुचि रहती है, और ये कान वाला जो बताया उनमें शब्द में सुनाई देते ही रहता है, जैसे कुछ हम्बरिंग हो रहा हो। और थोड़ा श्रम भी नहीं कर पाते हैं, श्रम साध्य नहीं होते हैं। बार बार उनको थूकने की भी इच्छा होती है, ऐंठन हो जाती है शरीर में, उरु प्रदेश में भी, पैरों में, सभी में शिथिलता आ जाती है। डकार भी उनको खट्टे आते हैं, अन्न के प्रति अरुचि हो जाती है। और शरीर में गुरुता उत्पन्न होने की वजह से बार बार नौसिया और उल्लास और क्लम भी उत्पन्न हो जाता है शरीर में। शोथ भी आ जाते हैं, पैरों में शोथ तो जनरली मिलते ही है, नेत्र भी उनके पीताभ हो जाते हैं, अक्षिकूट मिलता ही है प्राय पेशेंटों में। और कुछ कुछ पेशेंटों में जैसे कृमि और इसकी भी संप्राप्ति रहती है, तो उन शायद मैम का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, आपका आवाज चला गया। जी, नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए वीना मैम, बोलिए। हाँ सर, पांडु के पूर्व रूप में कहा है कि हृदय स्पंदनम रौक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा। ये पांडु का पूर्व रूप कह दिया है ग्रंथकारों ने। और वैसे ही व्यवहार में देख लिया तो नख नेत्र त्वचा की पांडुता पेशेंट में दिखती ही है। अग्निमांद्य रहता है, तो थोड़ा भी श्रम किया तो भी उनको श्वास लगता है, भ्रम, थोड़ी चक्कर जैसी आती है, खाने में अरुचि है। उनका अंग मर्द होता है, अंग गौरव होता है। केश पतन भी पांडु में ज्यादा दिखता है। पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा होता है और अस्वस्थ रहता है। पिंडी को द्वेष्टन, ये भी लक्षण दिखाई देता है। पाँव बहुत ज्यादा दुखते हैं, और कर्ण नाद, ये भी एक लक्षण पांडु में पांडु के पेशेंट में दिखता है सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर बहुत अच्छा बताया सभी ने। मैं कुछ सिम्टम्स और ऐड करूंगा इसमें। सर जी पांडु के पेशेंटों में जैसे मैडम ने बताया अभी कि कानों से साए साए की आवाज महसूस होती है, और पांडु का पेशेंट का भूख लगना बंद हो जाता है। वो खाने की बिल्कुल उसकी रुचि नहीं रहती है। उसके शरीर में रुक्षता रहती है, पूरा स्किन उसका ड्राई ड्राई रहता है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और हमेशा पाल्पिटेशन की शिकायत करता है, और बिना काम के शरीर में थकावट महसूस करता है। कई बार मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बोलते हैं कि हमें आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है या चक्कर आ रहे हैं,
या सुबह उठते हैं तो उनके आंखों पर सूजन पाई जाती है, और शरीर में मतलब जैसे कुछ मार रहा हो, पीटने पीटने जैसी पीड़ा महसूस होती है। कई बार मैंने देखा है कि मुंह में बार बार पानी आना और बोलने को मन नहीं करना, और हल्का हल्का सा ज्वर, बिना कारण के क्रोध ऐसे पेशेंटों को आता है। और ऐसे पेशेंटों के चेहरे और आंखों पर पीलापन, कांतिहीनता, भूख बिल्कुल नहीं लगना, शरीर में पीलापन, हल्का सा ज्वर बना रहना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। जी सर। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। अभी हम थोड़ा मॉडर्न भाग में जाएंगे। मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ, ये मेरे आदरणीय सर के नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आप लोग को देने वाला हूँ। आप लोग जुड़े रहिए, सभी को सब चीज नोट्स मिल जाए वाले हैं। थोड़ा मॉडर्न का भी हमें देखना चाहिए कि मॉडर्न के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। और जो अनीमिया है, जो हम जिसको पांडु रोग बोलते हैं, उसका हम लोग रस की अग्नि अगर वीक है, रस की धातु अग्नि वीक है, तो रक्त नहीं बन पा रहा है, ये हम लोग मानते हैं। रक्तक्षय है, वो हमें दिखता है, स्थान संशय वहां पे है। तो मॉडर्न डॉक्टर्स ने जो बताया वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले अगर खून की कमी होती है तो क्या होता है, वीकनेस आता है, फटीग होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद में थोड़ा सा हल्का बुखार आता है। उसके बाद में पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नहीं होता है कोई भी चीज में, कोई भी पढ़ाई में, क्लासरूम में, कोई भी काम में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। इसके बाद में सांस फूलता है, डिस्निया जो बोलते हैं वो डिस्निया होता है। उसके बाद में पल्पिटेशन होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद में एंजाइना की तरह हार्ट में पेन होता है। और अगर ये ज्यादा रहा तो हार्ट फेलियर में भी पेशेंट जा सकता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। उसी तरह से पैरों में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। उसी तरह से पेलार मतलब पेल स्किन ऐसा होता है। और म्यूकोजल लाइनिंग जो है मुंह के अंदर या कहीं पर म्यूकोजल लाइनिंग है वो बहुत पेल हो जाती है। नेल बेड्स जो रहते हैं, नाखून के जो नाखून जो है वो अभी पूरी तरह से निस्तेज दिखाई देते हैं। सफेद नाखून दिखाई देते हैं, कुछ अजीब तरह के दिखाई देते हैं। इसी तरह से जॉन्डिस, अगर ये अनीमिया ज्यादा रहा, कंटिन्यू रहा, जहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है, आरबीसी का कंटिन्यू ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया, है ना। उसके बाद में बोन डिफॉर्मिटीज देखते हैं, जब थैलीसीमिया मेजर नाम की बीमारी है जिसमें ब्लड बनता ही नहीं है और खून की कमी रहती है। तो जब अस्थि व स्रोतस में जाएगा नहीं ब्लड, अगर वो पोषण मिलेगा नहीं केदार कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय, शीरदधि न्याय से, तो बोन्स में डिफॉर्मिटीज दिखती है। फिर पैरों में अल्सरेशन दिखाई देने लगता है। जो सिकल सेल एनीमिया रहते हैं, मतलब आरबीसी का भी एक मॉर्फोलॉजी रहता है कि वो किस तरह का रहता है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो सिकल सेल एनीमिया होता है। उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद में टैकीकार्डिया, हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, 145 150 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि ये 90 से 100 तक या 120 तक इतना ही रहना चाहिए, लेकिन हार्ट रेट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में मरमर्स जो है हार्ट के, क्योंकि पूरा ये सिरामर्म है हमारा हृदय, सिरामर्म है और प्राणव रसव स्रोत का मूल स्थान है। तो अगर वहां पे रस मिलेगा नहीं अच्छे से और पोषण नहीं होगा, तो सिरामर्म होने की वजह से जिसको कंटिन्यू ब्लड चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उसमें मरमर मतलब वायु का प्रकोप होता है, क्योंकि क्षयात्मक संप्राप्ति है। इसी तरह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी होता है, कार्डियक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकल्स भी बहुत विकृत रूप से ऐसे विकृत हो जाते हैं वेंट्रिकल्स। उसी तरह से हार्ट फेलियर के सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जो कंटिन्यू बहुत सालों से खून की कमी वाले पेशेंट है उनको हार्ट फेलियर होने का चांस है, क्योंकि हार्ट काम ही नहीं कर पाएगा। हार्ट को आप भूखे रखेंगे, कब तक भूखे रहेंगे, एक दिन हार्ट बंद हो जाएगा। इसी तरह से जो लोग मिट्टी खा लेते हैं, पेपर खाते हैं कहीं ना कहीं से, या मोमबत्ती का मोम खाते हैं, या फिर घास खाते हैं, या फिर आइसक्रीम बहुत खाते हैं, आइस खाते हैं, या फिर मुंह में बाल चले जाते हैं, ये लोगों को भी बहुत ज्यादा ये खून की कमी हो जाती है, क्योंकि स्त्रोतरोध होता है ये सब चीजों से। क्रॉनिक अनीमिया अगर रहे तो बिहेवियरल चेंजेस रहते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है। और वह इंसान बच्चा या कोई भी है एक जगह बैठ के रखना पसंद करता है, सबसे मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि खून की कमी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन हो जाता है। आप लोगों ने भी ऐसे देखा होगा कि खून की कमी से कितना तकलीफ हो जाता है। मैं अपनी ही बात बताता हूँ, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ।
तो मैं ऐसे जगह पे था, RS रूरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, मेरी वहाँ मतलब इंटर्नशिप चल रही थी। तो वो लोग मुझे ना कभी कभी क्या कर देते थे कि लहसुन प्याज वाला खाना देते थे, तो वो मैं छोड़ देता था। तो एक तो वो हो गया खाना नहीं खाना, दूसरा वहां पे डिलीवरीज बहुत होती थी, तो वो डिलीवरीज के लिए रात रात भर जागना पड़ता था, क्योंकि वो रूरल हॉस्पिटल था। तो ऐसे करने, और फिर ना वहाँ कभी कभी फिर मेरा वेट लॉस भी बहुत हो गया, ये पुरानी बात है। और कुछ टीबी के पेशेंट आए, तो मेरे को भी टीबी के सिम्टम आ गए और मुझे भी खांसी आने लगी, खांसते खांसते खून निकलने लगा। जब एचबी चेक किया तो मेरा एचबी 5 6, एक बार तो 4 हो गया था। तो मेरे को क्या फील हुआ, बीमारी को जीना चाहिए, मतलब समझना चाहिए कि हमको ये बीमारी होती है तो क्या होता है। तो मुझे ये होता था कि मुझे उल्टी आती थी, खाना देख के भी अन्न द्वेष, अश्रद्धा, अनन्नाभिलाषा, आज से वरस से मुंह का टेस्ट भी बिगड़ गया था। दूसरा बात है, कुछ खाने का मन नहीं करता था, उल्टी आता था, उबकाई आता था। और मेरे को कुछ ज्यादा शौक था कि मैं ये सब काम करूं, ओपीडी भी संभालूं, ये भी करूं वो भी। तो अति साहस वर्ज किया गया है। तो और टीबी के भी सिम्टम दिख रहे थे, क्योंकि टीबी के पेशेंट के संपर्क में मैं आ गया था। तो और फिर क्या हुआ कि मुझे इरिटेशन होता था, जो मुझे अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ। इरिटेट होता था, कोई भी छोटी बात से भी ज्यादा इरिटेशन होता था। ये सारा खून की कमी में होता है, आप लोग भी पेशेंट में देखेगा। इसी तरह से ये ज्यादा रहे तो पैरों में स्वेलिंग आता है, हाथों में स्वेलिंग आता है, फिर हार्ट बर्न रहता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जलता है बहुत ज्यादा, क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है, और रात्रि जागरण ये सबसे पित्त का प्रकोप होता है। फिर उसके बाद में उल्टी आती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, और स्टूल में भी खून आने लगता है। तो हमें अगर एनीमिक पेशेंट है, उसको कंफर्म करना है डायग्नोसिस, तो मॉडर्न साइंस में बहुत अच्छा सा लेबोरेटरी बनाए गए हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर लोगों के पास उतना अच्छा लेबोरेटरी नहीं है जो शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, तो हमें उनके पास भेजना ही पड़ता है, जो एमडी पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, डीएमएलटी किए हुए रहते हैं। उस लैब में ब्लड टेस्ट करवा के हमें सीबीसी देखना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट करके हमें पूरा देखना चाहिए आरबीसी काउंट कितना है। फिर उसके बाद में हिमेटोक्राइट देखना चाहिए, उसमें मतलब न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, बेसोफिल्स कितने हैं, मोनोफिल्स, मोनोसाइट्स वगैरह सब हमें अच्छे से देखना चाहिए। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट देखना चाहिए कि इन्फेक्शन की पैथोलॉजी है क्या। उसके बाद में डिफरेंशियल ब्लड काउंट देखना चाहिए, उसके बाद में प्लेटलेट काउंट देखना चाहिए। उसके बाद में और हमें देखना है तो ब्लड स्मीयर देखना चाहिए, माइक्रोस्कोप में ब्लड को माइक्रोस्कोप में देख के और देखना चाहिए कि स्टेन ब्लड स्मीयर में क्या कुछ आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से अनीमिया जो रहता है वो माइक्रोसाइटिक रहता है, मैक्रोसाइटिक रहता है, और भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, सोचने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हर हीमोग्लोबिन का वैल्यू बताया गया है, मॉडर्न पैथोलॉजी की किताब में आप लोग देखेंगे। तो जैसे हीमोग्लोबिन है 13.5 टू 17.5 मेल्स में रहता है, और फीमेल में 12 टू 15.5, एक एवरेज है उतना दिखता है। फिर रेड सेल काउंट का एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, फिर आरडीडब्ल्यू, प्लेटलेट काउंट, एमपीवी, वाइट सेल काउंट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, फिर बेसोफिल्स, ईएसआर वैल्यू, फिर एक्टिव बी 12 कितना है, फिर रेड सेल फोलेट, फिर आयरन आयरन कितना है, फिर टीआईबीसी, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, फिर फेरिटिन। ये सारा नॉर्मली एनीमिया को चेक करने के लिए ये सारे टेस्ट होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो ये पांडु है। पांडु जो है वो बहुत व्यापक रूप से देखते हैं। पांडु में एक टाइप अनीमिया है, मतलब जिसमें खून की कमी है। आयुर्वेद के हिसाब से पांडुता, पांडु रोग, ये बहुत एक बड़ा बीमारी है। और दूसरा क्या है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, किसी का T3 T4 TSS लेवल इम्बैलेंस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वह भी पांडु के अंडर में आता है। इस वजह से नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, मतलब किडनी में इंफेक्शन है, सिंड्रोम है, उसके वजह से वो भी पांडु के अंडर में आता है। या फिर हाइपोप्रोटीनीमिया, वो भी पांडु की वजह से आता है। विटिलिगो, वह क्योंकि खून नहीं मिल रहा है और सफेद दाग पड़ रहे हैं, यह भी पांडु की वजह से होता है। मतलब खून, वहां खून का जो शरीर में जो रंजक पित्त है, भ्राजक पित्त है, वह अच्छे से नहीं है, भ्राजक पित्त नहीं है, तो विटिलिगो हो गया। यह भी पांडु के अंडर में आता है, अगर व्यापक रूप से हम लोग देखें तो और तो पांडु रोग और शोथ, ये हमें देखना पड़ता है। तो पांडु रोग और शोथ की चिकित्सा साथ में चलता है। दूसरा क्या है कि
कभी कभी उदर व्याधि के भी सिम्टम दिखते हैं कि पेट में पानी जमा हो रहा है, अग्निमंद हो रहा है और पेट में पानी होता है, उदर और पांडु ये भी हमें देखना पड़ता है। पांडु अगर हम लोग देखते हैं तो रसवस स्रोतस की दुष्टि की वजह से होता है, जिसमें रस की अग्नि विकृत होती है और उसका मैनिफेस्टेशन रक्त क्षय में हमें दिखता है, अच्छा रक्त नहीं बन रहा है इसलिए ऐसा होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो धात्वग्नि मंद होना पांडु रोग में ये हमें दिखाई देता है। धात्वग्नि मंद है और रस धातु जो है उसकी अग्नि जो है वो मंद है। उसी तरह से पांडु जो होता है वह, और अगर हम लोग विस्तार से देखें ग्रंथों के हिसाब से, तो एक रस धातुगत पांडु, रस धातु में विकृति है इसलिए पांडु है, और एक रक्त का पांडु, ये दो तरह से हम लोग और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जहां पे कफ का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा, वो रस धातुगत पांडु है, क्योंकि मल जो है, रस का मल क्या है, कफ है, और वो जाके अवरोध कर रहा है, तो रस धातुगत पांडु। और जहां पे कटु प्राधान्य औषधियां देके हम कफ का शमन करते हैं, और फिर हम लोग धात्वग्नि को बढ़ा के कटु रसात्मक द्रव्य जैसे त्रिकटु वगैरह देते हैं, कफ का शमन होगा और रस अच्छा से बनने लगेगा, कि मल को हमने साफ कर दिया, मल को पचा दिया, तो रस धातु अच्छा बनेगा, रक्त की अग्नि अच्छी होगी और रक्त धातु बनेगा। तो ये रस धातु का जो पांडु है उसकी ये चिकित्सा हो गया। और उसमें शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम लोग अच्छा करते हैं, प्रीणन कार्य अच्छा होता है, सार के विभाजन अच्छा होता है, तो रसगत जो पांडु है वो ठीक हो जाता है। दूसरा क्या है कि एलोपैथी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, तो ये भी पाया जाता है, तो उसमें भी हम लोग चिकित्सा बाद में अभी चर्चा करेंगे। पित्त प्रधान जो पांडु होता है उसमें जो चरक संहिता में बताया कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, बॉडी में स्वेदन होता है, और स्वेदन होने की वजह से स्नेह भाव कम हो जाता है, ओज का क्षय हो जाता है, मेद का क्षय हो जाता है, इंद्रियां जो है वो शिथिल हो जाती हैं, दुर्बलता आ जाती है, निस्सारता आती है, पांडुता आती है, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। ओज क्षय और धातु शैथिल्यता, इसको हमेशा कंसिडर करना चाहिए। जो भी पांडु रोगी होगा उसका ओज का क्षय ऐसा हमें सिम्टम दिखेगा, पूरा ओज जीरो नहीं हुआ है लेकिन क्षय हुआ है। उसी तरह से हेमोलाइटिक प्रोसेस जब रहता है तो वहां पे हमें, जब खून आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह से अगर हम लोग को पता चल रहा है कि आरबीसी टिक ही नहीं पा रहा है, जितना 120 डेज तक रहना चाहिए वो नहीं टिक पा रहा है, तब हमें क्या करना है, तिक्त शीत और स्निग्ध द्रव्य देना चाहिए जो हमें हेमोलाइटिक प्रोसेस है उसको रोक सके। तो मधुर रस के भी द्रव्य दें तो बहुत अच्छे, जैसे दाड़िमावले, दाड़िम दे, तिक्त रसात्मक में रक्त पाचक, रस पाचक, तिक्त रसात्मक है, और शीत वीर्यात्मक जैसे चंदन है, उशिर है, सारिवा है, जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, और स्निग्ध जैसे दाड़िमाधिघृत, कटुकाधिघृत और पंचतिक्त घृत, ऐसे स्निग्ध द्रव्य देते हैं। जहां पे हीमोलाइटिक प्रोसेस बहुत बढ़ गया है, धातु क्षय हो रहा है बहुत ज्यादा, शरीर के अंदर ही अंदर रुक्षता बढ़ने की वजह से धातु क्षय हो रहा है, तो उसको कैसे हम वायु को शमन करेंगे, और तिक्त रसात्मक द्रव्य वो स्त्रोतोरोध को दूर करेंगे, धात्वग्नि को अच्छा करेंगे। मधुर भी जो है वो पित्त का शमन करता है। ऐसा बहुत डीप में विचार करना पड़ता है अंशांश कल्पना से, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि अगर ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी है हीमोग्लोबिन की वह कम हो रही है, तो यहाँ पे रस दुष्टि को ही हमें कंसिडर करना चाहिए कि वहां पे अग्नि मंद है, धातु अग्नि मंद है, तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, जो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन दे रहा है हीमोग्लोबिन, उसमें बाइंडिंग, सांस ले रहे हैं लेकिन वो बाइंडिंग ही नहीं हो रहा है, वहां पे रस पाचक बहुत अच्छा काम करता है। रस पाचक लंघन, आम का पचन करना है और रस पाचक द्रव्य देना है। उसी तरह से अगर धातु का परिणमन जो है, धातु का परिणमन अच्छे से नहीं हो रहा है, रस से रक्त नहीं बन रहा है, रक्त से मांस नहीं बन रहा है, वहां पर भी हमें दीपन पाचन अनुलोमन और जो अपने धातु पाचक है वह द्रव्य देके इससे शुरुआत करना चाहिए। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है जिससे शोथ आ रहा है, धातु में शिथिलता आ रही है, तो वहां पे स्त्रोतो शोधन करने का द्रव्य और शोधग्न द्रव्य ऐसे हमें योजना करनी चाहिए। तो पांडु चिकित्सा जो है वह अलग अलग तरह से अगर हम लोग सोचे तो जैसे तिक्त रस का प्रयोग करना है, क्योंकि पित्त प्रधानता बताइए चरक के हिसाब से, तो तिक्त रस का, कटु रस का, अग्नि दीपन करने का, कटु रस मतलब व्योश वगैरह देंगे, आम का पचन होगा, कफ का शमन होगा, क्योंकि रस धातु का मल क्या है, कफ है, तो वहां पे कफ की वजह से आवरण हो रहा है, स्त्रोतोरोध हो रहा है, इसलिए वहां पे हमें कटु रस, तिक्त रस, अग्नि दीपन करने, क्योंकि आम बोलते हैं अग्नि मंद रहता है, अग्नि दीपन करने वाले द्रव्य, स्त्रोतस को शोधन करने वाले द्रव्य, और शोथग्न, शोथग्न द्रव्य,
और रक्त का वर्धन करने वाले, रक्त का प्रसादन करने वाले और रसायन और ओजोवर्धक, ऐसे बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। तो अभी हम चिकित्सा में जा रहे हैं, आप लोग में से किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ लक्षण या कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। लक्षण क्या है सर, एक पेशेंट है अभी और उसके लक्षण और तो सर पांडु के ही हैं पूरे, लेकिन उसका जो सीबीसी कराई है उसमें उसका हेमोग्लोबिन 19.5 आ रहा है और आरबीसी भी बढ़ी हुई आ रही है। जी और मैं भले ग्रुप में उस रिपोर्ट को भेज दूं, वो रिपोर्ट है मेरे पास, अभी मैंने मंगाई थी उसको। मैं इसलिए पूछ रहा था मैं इसके ट्रीटमेंट किस हिसाब से किया जाए, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके हेमोग्लोबिन इतना कैसे बढ़ रहा है। हीमोग्लोबिन अगर बढ़ रहा है, रक्त की वृद्धि होती है ना, और उसमें क्या है, आरबीसी बढ़ रहा है। पानी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया, और अग्नि भी मंद है उसके, और आलस्य भी, ये सारे लक्षण तो हैं। हेमोग्लोबिन 19.5 है और एचसीएल है 59.7 और रेड वेसल्स है 7.21 और एक और बढ़ रहा है इसका ये इसिनोफिल, ये भी 9.10 है। तो मैं ये सोच रहा था इसको अपन पांडु के हिसाब से, लक्षण तो पूरे पांडु के ही हैं, उसके लीवर भी बढ़ा हुआ है और ये सब लक्षण हैं, तो इसको किस हिसाब से टैकल किया जाए अपने को। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्त्रोतो दुष्टि के 4 चीजें बताई गई हैं। क्या बताई गई है? अति प्रवृत्ति संगोवा शिराणाम ग्रंथियों पीवा, अति प्रवृत्ति हो रही है ना, विकृत रूप से अति प्रवृत्ति हो रही है, संग भी है और विमार्गमन भी हो रहा है आगे जाके, और शिराणाम ग्रंथियों पीवा, शिराणाम में ग्रंथि नहीं हो रहा है, ठीक है, अति प्रवृत्ति संग है, ये तो हो रहा है, और विमार्गम चेती इति स्त्रोतो दुष्टि लक्षण में से श्लोक है। अब विधि शोणेति अध्याय पढ़ेंगे आप चरक संहिता में, उसमें बताया कि रक्त की वृद्धि, रक्त के रोग क्या क्या होते हैं, तो उसमें आप सिम्टम देखेंगे ना सर व्याधि के, तो वो सारी चीजें मिलेंगी आपके पेशेंट में। इसको मॉडर्न में पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं। तो मॉडर्न डॉक्टर क्या करते हैं कि ये एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है बॉडी में, कुछ जीन्स ऐसे हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है, हेमोपोएटिक सिस्टम जो है वो खराब हो गया है और आरबीसी का बहुत ज्यादा ये प्रोडक्शन हो रहा है, एचबी बढ़ रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इसको शुरुआत में अपन ब्रेचन दे दें दीपन पाचन के बाद, तो हो जाएगा कवर, कि और कुछ प्रयोग करें पहले? मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मॉडर्न डॉक्टर क्या करते हैं कि वो रक्त निकालते हैं, ब्लड लेटिंग करते हैं बार बार, लेकिन उससे वात का प्रकोप होता है। आप धातु क्षय करेंगे तो उनके साइंस में नहीं है कि रक्त की धात्वग्नि को अच्छा करना है, उनके साइंस में ये नहीं है कि स्त्रोतोरोध है, आम है, जो धात्वग्नि लेवल पे आम है, सार्किट विभाजन नहीं हो रहा है ठीक से, उनके साइंस में नहीं है। तो हम लोग जब विधि शोणित अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोला है कि उपवास करना है, सबसे पहले उपवास करना है, और रस जानम विकारणम लंघनम परम औषधम, पेशेंट को भूखे रखिए जब तक भूख नहीं लग, क्योंकि आपने कहा अग्निमंद भी है, तो जब तक भूख नहीं लग रही है खाने को नहीं देना है। जब भूख लगे तो यूष पिए, मंड पिए, या वागु पिए, प्रबत्या पिए, ये सारी चीजें दीजिए। एक उपवास कराना है, षडंग पानी वगैरह, शुंठी सिद्ध जल वगैरह दीजिए, आम का पचन होना चाहिए, तो उससे तो 90% पेशेंट ठीक ही हो जाता है। दूसरा क्या है, विरेचन बोला है, जैसे कि आपने भी बोला विरेचन कराना चाहिए, क्योंकि पित्त की चिकित्सा है, पित्त और रक्त एक दूसरे के आश्रय से संबंध है, तो हमने दूषित पित्त को निकाल दिया तो उससे आधी बीमारी पहले ही ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि रक्त मोक्षण, अब विधि शोणित अध्याय में सूत्र पड़ेगा, रक्त मोक्षण करना चाहिए, वो भी डायरेक्ट नहीं करना है, दीपन पाचन करके घृत पान करा के। अब घृत पान में महातिक्त घृत, दाढ़ी मादी घृत, कटुकादि घृत, गुगुल तिक्त घृत, कोई भी घृत पान कराइए भरपेट, जब वो पच जाए और उसके नेक्स्ट डे आप रक्त मोक्षण कराइए। रक्त मोक्षण में जलौका लगाइए, सिरावेद करिए, कैसे भी करिए। उसके बाद में क्या बोला है, रक्त पित्त हरिम क्रियाम, रक्त पित्त की सारी चिकित्सा इसमें अप्लाई होती है। तो रक्त पित्त की चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं कि ऊर्ध्वग है तो हम लोग विरेचन देते हैं, अधोग है तो वमन देते हैं, तो एक तरह से तो विरेचन हमने दे दिया। और रक्त पित्त की चिकित्सा में क्या बताया, तो वासा घृत, कुटकी का घृत, दाढ़ी मादी घृत, फिर चंदन, उशीर, पद्मक, कमल, इतने सारे जो दुर्वा घृत वगैरह, वो सब देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ, और रक्त का प्रसादन करने वाली दवाएं जैसे स्वर्ण मक्षिक भस्म, फिर ताप्यादि लौ, स्त्रोतस का शुद्धि करना है अपने, वो सब चीजें ठीक हो जाती है सर। अभी उसको दीपन पाचन और विरेचन का दे दूं पहले, उसके बाद में फिर देखेंगे कुछ। लंघन कराइए सर, बिना भूख के नहीं खाना है,
और हाँ, बिना तो दीपन पाचन करवा देंगे तो उससे हो जाएगा हाँ, का। तो स्नेहन करा के विरेचन कराइए। क्योंकि विरेचन उसके करने के सारे बाद लक्षण क्या है, और जी वीकनेस भी बहुत सारी आ रही है, आलस्य भी बहुत बहुत आता है, सिर में भी दर्द होता है, छाती में भी भारीपन रहता है, और पैरों में भी दर्द है। मतलब सारे लक्षण पांडु के हैं। पांडु के हैं, लेकिन अति प्रवृत्ति भी हो रही है, हाँ, रक्तज व्याधि के अंडर में आते हैं ये सारी चीजें। वो इसीलिए स्पेशल सा थोड़ा सा लगा मैंने कि यार इसमें कहीं दिक्कत नहीं हो जाए अपन, क्योंकि अपन के केस ले तो लिया, पर देखते हैं बाद में। पांडुता वहां पर है जहां नरिशमेंट मिलना चाहिए, वहां नहीं मिल रहा है। बाकी जगह अति प्रवृत्ति हो रही है, रक्त बहुत ज्यादा बन रहा है। वो द्रव बढ़ सकता है, उसका क्या नाम है, पित्त के हिसाब से तो वो आम बढ़ सकता है, उसके हिसाब से हाँ, वही तो आम है और पित्त है, वो रक्त में जो दिख रहा है कि खून बढ़ा हुआ है, खून बढ़ रहा है। इसीलिए हमें स्त्रोत की शुद्धि करनी है। जब हम कचरा निकाल देंगे अपने आप, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। एलोपैथी साइंस में इसका इलाज नहीं है, पॉलीसाइथेमिया वायरा का इलाज नहीं है, आयुर्वेद में है। जब हम विरेचन कराते हैं, रक्त पित्त की चिकित्सा करते हैं, सब सब 100%। मेरे पास ऐसे ही पेशेंट आए थे, मैंने ऐसे ही किया, विधि शोणिति अध्याय के हिसाब से पेशेंट ठीक हो गए। और ब्लड कैंसर जब रहता है, WBC बहुत बढ़ते हैं, 1-1 लाख तक हो जाते हैं, उसमें भी मैंने विधि शोणिति अध्याय का ही किया। लंघन कराया, विरेचन कराया, फिर रक्त मोक्षण कराया, फिर उसके बाद रक्त पित्त की चिकित्सा कराया, फिर रक्त को अच्छा करने वाली दवाइयां दी, जो अभी मैं बताऊंगा। हाँ, अखिलेश तिवारी जी, आप बताइए। सर इसमें रस पाचक और रक्त पाचक भी ऐड करना चाहिए, हाँ, क्योंकि बराबर। रस और रक्त की अग्नि बढ़िया होगी तो वो खुद बढ़ा हुआ है तो वो भी नॉर्मल होगा। जी ये दोनों को भी साथ में ऐड करके चलिए सर। जी। हाँ, अब ये हो गया, आप इतना करिए सर। अभी मैं पांडु पे फिर से आ जाता हूँ। पांडु अगर हम लोग स्पेशल बीमारी देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या दवाइयां देते हैं। तो पांडु है और शोथ है, तो हम कुछ काढ़े देते हैं दीपन पाचन के बाद में। तो पुनर्नवादि कषायम देते हैं। तो पुनर्नवा जो है वो यकृत को भी अच्छा करता है, वय स्थापन गण में वय को बढ़ा के स्थापित करके रखता है। और वह शोधक भी है, मूत्रल भी है, शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकाल देता है, स्त्रोत शुद्ध होता है, और पेशेंट का पांडुत्व जो है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से तिक्ता कषायम, तिक्त रसात्मक द्रव्य है, वह क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है, शरीर की शुद्धि करता है। और पहले के वैद्य लोग थे, वो पूरा दिन भर में 750 ml एक प्रस्त तक काढ़ा पिलाते थे, कि उतना कंपलसरी पीना है, जितना वो जाएगा फैलेगा उतना उसका अच्छा कार्य होगा, दीपन पाचन भी होगा। इसी तरह से वासा गुडुची आदि कषायम, वासा है, गुडुची आदि जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है, वह पांडु में बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें वहां से क्या करना है, आम का पचन करना है, स्त्रोत की शुद्धि करनी है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। और तिक्त रस जो है वो धात्वग्नि वर्धन करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। उसी तरह से हम कुछ लौह कल्प देते हैं जो हीमोग्लोबिन को अच्छा करे, हिम मतलब आयरन। तो आयुर्वेद में हीमोग्लोबिन अच्छा करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, नवायस लोहम। उसी तरह से, और नवायस लोह ऐसे ही नहीं है कि लोहा दे दिया, उसको भस्मीकरण शोधन मारण करके नवायस लॉ में त्रिकटु भी है। तो आप कंटेंट्स देखिए, नवायस लॉ में 9 चीजें हैं, तो वह इतना बढ़िया काम करता है। उसी तरह से मंडूर वटकम देते हैं, फिर तारा मंडूर, पुनर्नवा मंडूर देते हैं, शिला जत्वादि वटकम देते हैं, ताप्यादि लौह देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ लेह कल्पना देते हैं पांडु रोग में, जो यकृत को अच्छा करे, क्योंकि रक्तवत स्त्रोतस का मूलसन यकृत और प्लीहा है। अगर हमने यकृत को अच्छा किया, प्लीहा को अच्छा किया, अपने आप रक्तवात स्त्रोतस अच्छा हो जाएगा। मुझे ये भी बताना था महेंद्र सर को, कि आप लीवर पे काम करने वाली आरोग्यवर्धनी कुटकी कालमेघ ये भी दे दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, गुड़ पिप्पली का प्रयोग कराते हैं, वर्धमान पिप्पली, चिंचादि लेहम, द्राक्षादि लेहम, दंती हरित की, ये सब शोधन भी करते हैं। और रक्तवत स्त्रोत को शोधन करने से वहां पे सब बैलेंस होने लगता है। उसी तरह से आसवरिष्ठ में हम लोग क्या करते हैं, पांडु रोग में आसवरिष्ठ का रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि सूक्ष्म स्त्रोतोगामित्व है, विकासी है, वैवाही है, तुरंत पूरे एक एक सेल तक जाता है आसवरिष्ठ। तो इसीलिए पांडु रोग में द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, धात्र्यारिष्ट, कुमारियासव, लोहासव, भृंगराजासव, पुनर्नवासव, इतना बढ़िया बढ़िया दवाइयां हैं। उसी तरह से कुछ भस्म कल्पनाएं भी देते हैं, भस्म में काशीस भस्म, फिर लौह भस्म, मंडूर भस्म, इससे एचबी लेवल हमारा अच्छा हो जाता है, पेशेंट का खून अच्छे से बनने लगता है, क्योंकि लौह तत्व है हमारे रक्त में, तो वो अच्छा हो जाता है। उसी तरह से हम लोग पुनर्नवा का, अगर बहुत स्वेलिंग भी है तो हम लोग दशमूल का काढ़ा देते हैं, पुनर्नवाष्टक क्वाथ देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग काढ़े में और क्या देते हैं,
तो और या फिर पांडु की वजह से पाल्पिटेशन वगैरह हो रहे हैं, तो हम लोग क्या अर्जुना रिश देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। दशमूला रिश देते हैं। फिर ब्रह्म रसायन देते हैं, वो हार्ट को भी ताकत देता है, पाल्पिटेशन को कंट्रोल करता है। और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हृदयार्णव रस, प्रभाकर वटी, नागार्जुनाभ रस, हृदय वल्लभ रस, श्रृंग भस्म हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। सुकुमार कषायम देते हैं, पटोल मुलादि कषायम देते हैं। तो इन सब से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये पांडु पे और लेक्चर लेने वाला हूँ। सर हाँ। एक नुक्सा है, वैसे तो मिला तो कहीं से था ऐसे ही वृद्ध आदमी से। उसमें क्या है कि जो द्रोण पुष्पी आती है ना अपनी, हाँ। उसको अपन 2-2 ग्राम सुबह शाम उसको दो, संग में आरोग्य वर्धनी, और 7 दिन में ही सही हो जाता है। एक साथ में उसमें खाली पेट देते हैं, एक सेंधा नमक होता है उसको करीबन 3 ग्राम, और 3 ग्राम खाने का सोडा, इसको 6-7 नींबू के रस में निकाल कर खाली पेट इसको दे दो, और 7 दिन में पेशेंट को काफी आराम मिल जाता है। ये पहले एक वृद्ध आदमी था, वो देता था यहाँ, तो मैंने उससे सीखा, ये बढ़िया काम करता है सर। आप ना भाव प्रकाश निघंटु निकालिए, उसमें द्रोण पुष्पी तो द्रोणा ऐसे बताया है, और उसका एक परिणाम प्लिहारी भी बताया है। प्लीहा पे बहुत अच्छा काम करता है, यकृत पे। तो वहां पर भी जो स्त्रोतोरोध है वो पूरा ठीक करता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन को ठीक करता है। और प्लीहा के लिए रसायन है द्रोण पुष्पी, और प्लीहा पे है तो इस पे भी है। और रोहित का रिष्ट, द्रोण पुष्पी और आरोग्य वर्धनी, बस 2 के अलावा तीसरा हाँ। कुछ नहीं। ये क्या नाम है, खाने का सोडा और सेंधा नमक। सेंधा नमक को भूनते हैं अपन जी। कढ़ाई में। हाँ जी। सोडा इसलिए क्योंकि अम्ल धर्मिता बढ़ गई है, अग्नि मंद हो गया है, तो क्षार धर्मिता बढ़ाना है, इसलिए वहां पे ये क्षार चीजें दिया जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। विरेचन हो जाता है, करीबन 2-3 विरेचन होते हैं। जी। वो खाली पेट जो अपन नींबू के रस में देते हैं उसको, उससे जी। 2-3 विरेचन होते हैं, जी। और उसको 3 दिन देते हैं मात्र, जी। और इसको देते हैं 7 दिन। जी। ठीक है, और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? मनीषा मैडम और शशि तिवारी मैडम कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सर आप ये लोग भूमि हाँ आंवला भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। जी। भूमि आंवला हो गया, भृंगराज हो गया, आंवला है, मकोई, मकोई का भी बहुत अच्छा रोल है। जी। पुनर्नवा के बारे में आपने बोला ही, पुनः पुनर्नवा नए सेल का उत्पत्ति करता है, तो पुनर्नवा भी दे सकते हैं। कुटकी, रोहित का, और में काल मेघ भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग को लीवर पे काम करना ही है तो काल मेघ दे, थोड़ा सा मुनक्का वगैरह, डेट्स, अंजीर। और तुरंत इमीडिएट के लिए काशीस भस्म बहुत अच्छा काम करता है। उसको काशीस भस्म 125 मिलीग्राम, और त्रिकटु 1 ग्राम, और उसमें मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम मिला करके देने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। काशीस भस्म का बहुत अच्छा देखें कि तुरंत आराम मिलता है, मतलब बढ़ता है खून। और इसमें हम खरपर का भी भस्म देते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। जी। आप लोग को और कुछ बोलना है? शरपुंखा का भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पटोल मुलादि कषायम बहुत अच्छा काम करता है। निम्ब त्वगादि कषायम बहुत अच्छा काम करता है। पटोल कटुरुहिणी आदि कषायम, वासा गुडु इत्यादि कषायम बोल दिया। इस तरह से विरेचन कराना ये पांडु में सबसे जरूरी होता है। इसलिए चरक संहिता में पहले स्नेहन करने को बोला है। स्नेहन करने के बाद शोधन करना है, पित्त को निकालना है। जब तक पित्त नहीं निकलेगा बीमारी नहीं ठीक होगी। तो ये मतलब पित्त की मेन बीमारी है पांडु रोग और कामला। तो इसलिए त्रिवित लेहम, कल्याणक गुड़म देते हैं, त्रिवित चूर्ण देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जिमुतक का कल्प जो रहता है, जिमुतक वनस्पति जो है, यहाँ लोनावाला में एक वैद्य जी नाक में डालते हैं और पूरा पित्त निकलता है कामला व्याधि में। तो वो जिमुतक भी अच्छे से विरेचन, यहाँ पे शिरो विरेचन कराया जाता है, तो वो अच्छा काम करता है। इसी तरह से तक्र का प्रयोग करें तो दीपन पाचन बहुत अच्छा होता है। भृंगराज का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। लघु पंचमूल का प्रयोग करें काढ़ा बना के, वो बहुत अच्छा काम करता है। लौह भस्म को त्रिफला चूर्ण या आंवला का चूर्ण के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से नीम त्वगादि, नीम का जो छिलका होता है, छाल, उसका अगर काढ़ा ये दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कौटजादि शिला जतु है, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से योगराज चूर्णम, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से दाढ़ी मादी घृतम, फिर महातिक्त घृतम, यष्टि मधवादि घृतम बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से ताप्यादि लौह, सप्तामृत लौह जो है, सप्तामृत लौह में क्या है, तो त्रिफला है, यष्टि मधु है और लौह भस्म, यही चीजें इतना बढ़िया काम करते हैं। और उसमें सप्तामृत लौह में त्रिफला का एक एक भाग, यष्टि मधु एक भाग, तो ये 4 भाग हो गया। और 3 भाग
लौह भस्म डालते हैं, 3 भाग लौह भस्म, तो इसलिए ये 7 हो गया भाग, 4 वो और ये 3 भाग जो है लौह इन सब के। तो मतलब 1:1:1, त्रिफला का 1:1:1 और यष्टि मधु 1 और लौह भस्म 3। ऐसे जब हम प्रपोर्शन में डालते हैं, सप्तामृत लौह जो है उसमें लौह भस्म ज्यादा रहता है और लौह भस्म से कोई व्यापत ना हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, इसीलिए उसमें त्रिफला डाला हुआ है। आंखों के लिए भी अच्छा है और ये पांडु रोग के लिए भी अच्छा है, रसायन है। सप्तामृत लौह अगर आपने 1 साल तक कोई पेशेंट को दिया तो उसका थैलीसीमिया में मेजर, इंटरमीडिएट और माइनर में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। सप्तामृत लौह हमारे सर ने सिखाया है, एक कॉलेज के जुएकर सर ने सिखाया है, सप्तामृत लौह थैलीसीमिया की सबसे अच्छी दवाई है। सप्तामृत लौह को सिद्ध करके घृत बना दिया जाए और वो दिया जाए रसायन के रूप में भूखे पेट, तो थैलीसीमिया के पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। मतलब ये इतना बढ़िया रसायन द्रव्य है इसका, क्योंकि त्रिफला भी रसायन है, यष्टि मधु भी रसायन है, लौह भस्म भी रसायन है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं और बताना चाहता हूँ, मेरे पास हमारे सर का ये पूरा नोट्स है जो मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये इतना अच्छा है ना, ये इससे मैं पढ़ाता हूँ। मैं ये इसलिए पढ़ाता हूँ, शेयर करता हूँ कि ये सारा ज्ञान हमारे गुरुजी ने दिया है, ये आप लोग तक जाए और इसका हम लोग चर्चा करें। आप लोग को ये सब चीजें मैं देने वाला हूँ, जो लोग भी मेरा ये करेंगे ना, मैं इसका पूरा जेरोक्स निकालूंगा, जेरोक्स निकाल के पीडीएफ बना के, जिनको व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप पे, या फिर इसका जेरोक्स निकाल के सबको मैं कुरियर करूंगा। आप लोगों को याद है मैंने सबको काय चिकित्सा का किताब दिया था, इसी तरह से मैं ये भी चीजें, नोट्स भी सबको कुरियर करने वाला हूँ। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं पांडु रोग पे तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोलने का मन है? मनीषा मैम चिकित्सा भाग राम में सर। और लक्ष्य। सर सर हाँ, पूरा आपने एक्सट्रैक्ट दे दिया निकाल के, अभी तो पूरा सार 1% भाव, है, अभी मुझे और बताना है, कल सार बताऊंगा। भाव सब एक साथ मिल जाता है हम लोगों को जी एक छोटे स्मॉल पैकेज में। जी। थैंक यू सर, सभी चीज बता दी आपने। हाँ, लेकिन मैंने अभी थोड़ा ही बताया, अभी मुझे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल जी, सेल एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक, एनीमिया, ये जनरली मिलते ही है सर ये। जी, जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, उस हिसाब से भी मुझे बताना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जी और जी, मॉडर्न को लेते ही हैं। और हाँ जी मॉडर्न में ये जो हेमोपोएटिक सिस्टम है, प्रकर्सर सेल्स कैसे एचबी बनता है हमारे शरीर में, बोन मैरो में क्या होता है, उस पर भी अभी चर्चा करने का मन कर रहा है। अभी हम विस्तार से पांडु पे ही बात करेंगे। अप्लास्टिक एनीमिया, अनुरिता मैम बोल रही है, हम लोग सिकल सेल। इसका पूरा महीना ही निकालेंगे, पूरा पांडु पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। सर सिकल सेल में भी डिटेल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ यस हाँ सर, सिकल सेल में भी दे। हाँ, अभी हम ये इसी पे कंटिन्यू बात करेंगे रोज सर साथ में। थैलेसीमिया पे भी दीजिएगा सर, बिकॉज थैलेसीमिया मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट, उस पे भी, उसमें क्या है, जीन्स में डिफेक्ट होता है, क्यों थैलेसीमिया होता है, उस पे भी बात करेंगे, सब करेंगे हम, ब्लड रिलेटेड सारी बीमारियों पे बात करेंगे। जी, आप लोगों को मैं टॉपिक दे दूंगा, आप लोग भी पढ़ पढ़ के आइए और हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, नॉर्मल पांडु रोग पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? मनीषा मैम कुछ सर बोलना मृत चाहती हैं? भक्षण जन्य पांडु जो है, हाँ जो मिलता है, ऐसा है तो स्पेसिफिक मिलता है, तो हाँ वहां पे मतलब जो अब तक मैंने प्रेगनेंसी और इसमें देखा था, लेकिन जो बच्चों का डेंचर आता है ना सर, छोटी बेबीज में, क्योंकि कल परसों मेरे पास में एक वायरल की केस आई थी और 13 महीने का बेबी था, तो वो ना हम मराठी में बोलते हैं दांत सलसलता है, तो ऐसे जल्दी से कुछ तो भी हाथ में लेके मुंह में डालना, मुंह में उंगली रख के ये करना, मतलब बाइट करना या फिर दीवार को खरोंचना, तो वो उसमें दिख रहा था। तो एक्चुअली मेरे पास में वायरल की वजह से थी, लेकिन मैंने उसके सारे लक्षण वगैरह देखे, फिर उसकी मम्मी को पूछा कि ये मतलब पेल पेल पहले जो है इसका कलर अलग था, अभी पेल दिख रही है, या फिर अभी जो भी इसकी आई सनकन वगैरह लगती है, थक जाती है, तो सारे जो भी पांडु के वगैरह सिम्टम थे, तो वो बोली कि हाँ इसका ना अभी अभी थोड़ा दांत आने लग गया, तो वो मिट्टी की कोई भी चीज या फिर दीवार को खरोंचती है। अब वो खरोंचती है मतलब क्या, उसके नाखून में वो कैल्शियम लगा हुआ जो कलर है वो आता होगा, वो मुंह में डालते हैं तो मिट्टी का जो स्वाद है या फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट जो इसमें रहता है, फिर उसको मैंने सारी चीजों में से किया। तो ऐसे मृत भक्षण जन्य पांडु सिर्फ लेडीज में नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप लक्षण स्वरूप ये पूछते हैं तो ये भी आपको मिल जाता है। तो वही मुझे बताना था, परसों आपने मैं पूछे थे फाइनल ईयर क्योंकि बीएमएस में था, हमारे टाइम पे बीएमएस 1.5 साल का होता था, बीच में 1 साल का आ गया, अभी फिर से डेढ़ नहीं डेढ़ नहीं साल सर, का अभी होगा। फिर से वही है, 1.5 साल का ही है अभी हाँ लेटेस्ट अभी जो है अच्छा ना, हो गया। 2023 की बैच।
हाँ, तो जब मैं बीएमएस कर रहा था तो मैं एक किराने की दुकान पे गया, वो अग्रवाल थे, तो मैं कुछ सामान लेने गया, तो मैंने देखा कि वो अंकल ना 1-1 किलो मिट्टी बेच रहे थे, अलग तरह का मिट्टी बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल ये क्या बेच रहे हैं, और वो भी 2 रुपए किलो ऐसे था। मैं पूछा इतना सस्ता ब्लैक और कलर की मिट्टी मिट्टी क्यों बेच होती है रहे सर हैं? वो। तो हाँ। वो जो लेने वाली थी वो सारी लेडीज लोग थी और बच्चे थे, और वो मिट्टी खाते थे। मैंने कहा मिट्टी मत बेचिए, इससे तो खून की कमी होती है। वो बोले कि डिमांड है इसकी बहुत ज्यादा। और सच में मिट्टी खाते हैं लोग, ये सच बात है। मिट्टी खरीद खरीद के खाते हैं वो, या पेंसिल खाते हैं, चौक खाते हैं, कुछ भी खाते हैं। तो फिर सर इसमें ये हेतु से अगर आपको लग रहा है तो ग्रहणी दृष्टि और ग्रहणी दृष्टि के बाद में पांडुजन्य से प्राप्ति होती होगी ना, बराबर। या कृमिजन्य होती होगी क्या? कृमि भी होता है और ग्रहणी दृष्टि भी होती है, और स्त्रोतोरोध होता है, मिट्टी जाके सब जमा हो जाता है, हाँ इसलिए तीक्ष्ण विरेचन बोला है सर, वो चिकित्सा। जो मिट्टी बेची जाती है उसको मैंने एक बार पूछा था, वो खेती की ब्लैक कलर की मिट्टी रहती है जिसमें हाँ राल राल रहते हैं, और लेडीज लोगों को बहुत, मतलब हम जब गेहूं बीनते हैं ना, लेडीज लोगों को मालूम होगा जो बीनती है, तो वो बीनने के बाद में जो मिट्टी कंकड़ फेंके जाते हैं, वो कंकड़ की मिट्टी रहती है। उस कंकड़ को अगर आप वो जुबान पे रखेंगे ना, इट स्मेल्स वेरी इजीली। तो वो खेती की वो वाली मिट्टी रहती है। तो जो लोग ले रहे थे ना, मैंने उनसे पूछा, मराठी में पूछा था कि ये क्या चॉकलेट जैसा पसंद है क्या, तो बोले हाँ हमें ये बहुत पसंद है, हमें चॉकलेट नहीं चाहिए, हमें मिट्टी चाहिए खाने के लिए। और वो खाते थे सच में। जी। अब क्या है ना, उनसे अगर उन्होंने नहीं खाया तो तड़पन होती थी, मिट्टी खाने का इतना शौक, ऐसा होता है, तड़प जाते वो लोग। हाँ, प्रशांत भट्ट जी क्या बोल रहे हैं सर? सर चौक भी खाते हैं लोग, चौक 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 भी खाते चौक हैं। भी खाते हैं, हाँ। हाँ हाँ, प्रशांत हेलो। भट्ट जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी बोलिए सर। हाँ सर, इससे बस सर आपने बहुत अच्छा बता दिया पूरा। बस आखिरी में मैं यही बोलूंगा सर कि जो पांडु रोग की चिकित्सा है, और तो उस चिकित्सा को लक्षण के अनुसार चिकित्सा हमें करनी चाहिए। जैसे अगर आपका वातजन्य पांडु का कोई पेशेंट है, तो वहां पे आपको स्नेहन चिकित्सा देनी है। यदि पित्तजन्य पांडु का कोई पेशेंट आता है, तो वहां पे आपको तिक्त रस और शीतवीर औषधियों की योजना करनी पड़ेगी। और जब कफजन्य पांडु का पेशेंट यदि होता है, तो वहां पे कटु तिक्त उष्णवीर औषधि हमें देनी पड़ती है। और जैसे आपने बता ही दिया कि यहाँ पे जो घी है आपके, तो उसमें महातिक्त घृत आपने बता ही दिया, पंचगप घृत, कटुकादि घृत, कल्याण घृत, हरिद्रा घृत, त्रिफला घृत, पंचतिक्त घृत, इनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और सचमन चिकित्सा में हम, आपने बता ही दिया, पुनर्नवा मंडूर, नवायस लोक, तापादि लोर मंडूर बटक योगराज रसायन और लोह मंडूर प्रधान योग हम ऐसे पेशेंटों को देते हैं। जी सर। जी। अभी हम लोग जो अलग अलग टाइप के अनीमिया है, अभी क्वेश्चन आता है कि सिकल सेल अनीमिया में कहाँ ट्रीटमेंट बताया, फिर अप्लास्टिक अनीमिया में क्या बताया ट्रीटमेंट, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे कि आयुर्वेद के हिसाब से कैसे सोचना चाहिए, ताकि हमारे कोई वैद्य ये कंफ्यूजन में न रहे कि क्या क्या चिकित्सा करना है, मेगालोब्लास्टिक में क्या करना है। हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और आयुर्वेद के शुद्ध चिकित्सक जो हैं वो अच्छा इलाज करते हैं। एलोपैथी वाले जो हैं वो केवल आयरन की गोलियां देंगे, फॉलिक एसिड देंगे, या फिर वो ब्लड चढ़ा देंगे, मतलब ये, लेकिन वो बार बार कम हो जाता है। आयुर्वेद का चिकित्सा परमानेंट होता है। कैसे परमानेंट होता है, आगे आने वाले सत्रों में आप लोग को और पता चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम 9 बजे मिलते हैं, 1 घंटे का ब्रेक है। थैंक यू, प्रणाम।